Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, last time we discussed run-on mistakes under the umbrella term of miscellaneous mistakes. Today we are going to complete this topic, the miscellaneous mistakes. Last two topics are, one is fragment. Let me first explain what a fragment is. पहले ये देखना है कि फ्रैगमेंट है क्या. इसको मुख्तसरन अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं एन इनकम्प्लीट सेंटेंस. ये सेंटेंस नहीं होता, ये बेसिकली हमारे पास एक फ्रेज टाइप स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अपनी लेंथ में, अपने आकार में, अपनी अपीयरेंस में ये एक सेंटेंस के इक्वल चला जाता है. इसलिए हमें इसको फ्रेज से बढ़कर, फ्रेज से एक स्टेप आगे जाकर हमें इसे नाम देना पड़ रहा है एन इनकम्प्लीट सेंटेंस. याद रहे, बेसिकली हम इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसे नॉर्मली हम फ्रेज के साथ पढ़ के आए हैं. हमारे पास फ्रैगमेंट को अगर हम डिटेल लेने की तरफ जाएं, फ्रैगमेंट की कैटेगरीज, फ्रैगमेंट को कैटेगराइज करने की तरफ जाएं, तो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ फ्रैगमेंट्स. नंबर 1, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसको टेक्निकली कहा जाए तो इन्फिनेटिव फ्रैगमेंट. नंबर 2, if a sentence starts with an ing structure, technically called participle. if a sentence starts, इसको हम present participle का नाम देंगे. if a sentence starts with an ed structure, means third form of verb, this is called past participle. If a sentence starts with a noun, if a sentence starts with a noun plus an RC. Now, what do we mean by an RC? R stands for relative and C stands for clause. If there is exclusively a noun and that noun follows a relative clause, this is also a fragment. This is called appositive relative. Next, the fifth one we have, and that is called a subordinate clause alone. A subordinate clause alone is also a fragment. A subordinate clause alone can also be termed as a fragment. अब बच्चों, MD-CAT का जो हमारा टेस्ट है, MD-CAT के टेस्ट की डिमांड ये है कि हमने इसमें मिस्टेक फाइंड करनी. MD-CAT के टेस्ट की बनावट ये है कि हमने इसमें फॉल्ट देखना है, प्रॉब्लम कहाँ आता है, किस तरह से आता है. टेक्निकल नेम में साथ बोलता रहा हूँ, ये हमारे MD-CATian को याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है. टेक्निकल नेम में दिस इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव फ्रैगमेंट, दिस इज़ कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रैगमेंट, दिस इज़ कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल फ्रैगमेंट, दिस इज़ कॉल्ड appositive relative clause, and this is called an exclusive subordinate clause. Let me explain these 2 or 3 with examples. If I write to see boys by the dozen, to see boys
by the dozen, take jobs for a longer span of time. A full stop. What is this? Our sentence starts with to see. This boy is the object of to see. We can say to see boys. यहाँ से शुरू होने वाला ये स्ट्रक्चर हम एंड तक चलते चले जाएं, इट लैक्स वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. इट हैज़ ओनली सब्जेक्ट पार्टिकल इन इट. To make it a complete sentence, we need at the least two things: a subject and a verb. What happens to this fragment? This fragment contains only a subject particle, and there is no verb particle. Means it lacks verb phrase. It has no verb at all. It has only a subject. This is called, this structure looks like a sentence. It is longer one. Even at student level, we can't believe. It is hard to understand. It is hard to imagine that this longer sentence, this longer one, this longer expression can only be a subject and not a clause. नेक्स्ट ING स्ट्रक्चर की बात करते हैं. अगर मैं सेंटेंस लिखूं वेकिंग अप, इन द मॉर्निंग, फॉर the morning walk, in the woods, if I put a full stop after it, this presents once again the same old idea. आपके पास वेकिंग अप से सेंटेंस शुरू हुआ, इन द मॉर्निंग, फॉर द मॉर्निंग वॉक, इन द वुड्स. प्रेपोजिशनल फ्रेजेस तो आ गए जी यहाँ पे काफ़ी सारे. सब्जेक्ट हमारे पास, हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को एज ए सब्जेक्ट कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास एक एक्टिविटी है. एक्टिविटी वेकिंग की एक्टिविटी एज ए सब्जेक्ट आ गई. हमारे पास अभी तक कोई वर्ब नहीं आया. सो ये भी सब्जेक्ट पार्ट रहा सेंटेंस का, ये भी सब्जेक्ट पार्ट रहा सेंटेंस का. हमारे पास सेंटेंस बनाने के लिए जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों एलिमेंट्स चाहिए थे, वो वर्ब एलिमेंट यहाँ मिसिंग है. अगर इस सेंटेंस से मैं आगे चलते हुए लिख दूँ, इस सेंटेंस को मैं यूँ लिख दूँ, इज सोरोफुल. अगर मैं इसके आगे ऐड कर दूं, अब आप प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, इस छोटे से स्ट्रक्चर ने इस फ्रेज को क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया है. यहां पर ये हमारा वर्ब का रोल प्ले कर रहा है. हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ा था, जब हमारे पास सब्जेक्ट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एक्टिविटी के तौर पे आए या ING फॉर्म एक्टिविटी के तौर पे आए, तो जब भी हम आगे वर्ब लगाना चाहेंगे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. ऐसे ही इसको अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो मैं कहूँ वॉज प्लेजेंट. अब भी ये कंप्लीट हो गया जी हमारे पास. वॉज प्लेजेंट लिखने के साथ
ये जो वर्ब हमने यूज़ किया वाज, इसने इसको एक कंप्लीट सेंटेंस का रूप दिया है। तो मैं समझाना ये चाह रहा था, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस या ING से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस आम तौर पर आगे जस्ट वर्ब ऐड होने से और वर्ब फ्रेज ऐड होने से इनकम्प्लीटनेस से कंप्लीट सेंटेंस की तरफ चले जाते हैं। इस रेड पार्ट से पहले ये जो ब्लैक पार्ट में मैंने लिखा है ये हमारे पास फ्रेगमेंट था, लॉन्गर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट था। नेक्स्ट जो मैंने लिखा है जो वर्ब फ्रेज है वो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होकर पूरी क्लॉज बना गया, इसको कंप्लीट कर गया। नेक्स्ट हमारे पास ED फ्रेज है, इसको मैं थोड़ा आगे चल के जब हम मॉडिफायर्स डिस्कस करते हैं वहाँ डिस्कस करेंगे। मैं आपके सामने रिलेटिव अपोजिटिव रिलेटिव की बात करना चाहूँगा। इसको देखिए, आपके पास अगर सेंटेंस हो नौशेरवा who was famous for his justice। अब बच्चों देखिए, हमने ये एक नाउन लिखा है नौशेरवा, दिस इज सिंपली अ नाउन। इसके बाद बच्चों ये हमारे पास वो रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर कोई बच्चा ये देखना चाहे कि रिलेटिव क्लॉज क्या होगी तो रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट होगी रिलेटिव प्रोनाउन से, हु, विच और दैट से। चूंकि ये जो नौशेरवा बेटे हमारे पास नाउन है, चूंकि ये नाउन हमारे पास पर्सनल नाउन था लिहाजा हम यहाँ हु यूज़ कर रहे हैं। अगर ये नाउन इम्पर्सनल होता हम यहाँ पर विच यूज़ करते। अब बेटे इसके बाद ये जो आगे हमने सारा स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये एक रिलेटिव क्लॉज है। अब देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने नाउन प्लस रिलेटिव क्लॉज दी है, नाउन प्लस रिलेटिव क्लॉज, ये भी आपके पास फ्रेगमेंट होगा। एक नाउन और प्लस रिलेटिव क्लॉज को ठीक करने के लिए आपको ये जो आपके पास सब्जेक्ट पहले गुजरा पड़ा है, इस सब्जेक्ट से रेलेवेंट बच्चों, इस सब्जेक्ट से रेलेवेंट आपको यहाँ फुल स्टॉप नहीं एक वर्ब देना पड़ेगा। मसलन मैं ये कह दूँ was the king of Persia। ले जी, अब जब हमने इसको आगे वर्ब फ्रेज ऐड कर लिया, इस वर्ब फ्रेज के ऐड होने से बच्चों ये हमारा जो फ्रेगमेंट था पार्ट, ये हमारे पास पूरी की पूरी एक क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब पार्टिकल में कन्वर्ट होकर एक पूरी क्लॉज दे गया। मैं फिर से कहूँगा, आपके पास यहाँ नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, उसके बाद आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाली रिलेटिव क्लॉज हो, जस्ट नाउन और नाउन फ्रेज के बाद रिलेटिव क्लॉज आने वाली होगी तो ये फ्रेगमेंट होगा। इसमें हम एक चीज़ एक्सेप्शन में लेके जाएंगे, इसमें हम एक चीज़ को इससे मुस्तस्ना करना चाहेंगे, हम इससे इसको बरी व ज़िम्मा करना चाहेंगे। और वो बच्चों कुछ यूँ हैं कि अगर हमारे पास क्लॉज हो पूरी और उसके बाद हमारे पास RC मीन्स रिलेटिव क्लॉज IUV हो तो ये बच्चों फ्रेगमेंट नहीं होगी, ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस बनाएगी। ये फ्रेगमेंट नहीं बल्कि इसको हम सेंटेंस बोलेंगे। मैं आपसे जो चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि फ्रेगमेंट वो है जब आपके पास नाउन के बाद रिलेटिव क्लॉज हो, नाउन फ्रेज के बाद रिलेटिव क्लॉज हो। अगर क्लॉज के बाद रिलेटिव क्लॉज है तो ये फ्रेगमेंट नहीं कहलाएगी। मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ इसकी। मसलन मैं कहता हूँ आई लव द
boys who work hard। क्या हुआ जी यहाँ पे हमारे पास बच्चों पहले एक पूरी क्लॉज है, ये इसको मैं अगर लेबलिंग करना चाहूँ तो बेटे ये मेरे पास क्लॉज 1 है, पूरी क्लॉज है। ये बच्चों आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाली क्लॉज, ये आपके पास आगे रिलेटिव क्लॉज आ गई। अब ये सेंटेंस ऊपर वाले को देखिए, ये सेंटेंस एक पूरा सेंटेंस है और ऊपर वाला एक फ्रेगमेंट है। रीजन ये है रिलेटिव क्लॉज से पहले जब जस्ट नाउन और नाउन फ्रेज है, ये आपके पास फ्रेगमेंट है। जब पूरी क्लॉज के बाद रिलेटिव क्लॉज आई है, अब ये फ्रेगमेंट नहीं है। 1 मिनट के लिए इसको यूं देख लें, जब आप आई लव को छुपाते हैं, द बॉयज हु वर्क हार्ड, अगर सेंटेंस यहाँ रुकता है ये फ्रेगमेंट है। अगर हम आई लव दी बॉयज पूरी क्लॉज लिखते हैं और आगे हम रिलेटिव क्लॉज लगाते हैं तो ये हमारे पास अब पूरा सेंटेंस बन जाता है। तो बच्चे हमने देखा 2 + फर्स्ट फॉर्म ing यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड अपोजिटिव रिलेटिव क्लॉज को ठीक करने का हमारे पास आसान तरीन वे ये रहा कि हमने एंड पर वर्ब फ्रेज ऐड कर दिया। वर्ब फ्रेज ऐड होने से वो जो मिस्टेक आ रही थी इनकम्प्लीटनेस की, वो कंप्लीट हो गई। अब मैं लास्ट पे जाना चाहूँगा सब ऑर्डिनेट फ्रेगमेंट की तरफ। If we have a subordinate fragment, ये सबऑर्डिनेट फ्रेगमेंट बनेगा कैसे? सबऑर्डिनेट फ्रेगमेंट बच्चों यूं होगा कि हमारे पास एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा होगा, इसके बाद हमारे पास आगे प्रॉपर तौर पर एक क्लॉज आई हुई होगी। अब ये स्ट्रक्चर जो होगा बच्चों, ये सबऑर्डिनेट फ्रेगमेंट कहलाएगा। इस स्ट्रक्चर को आप सबऑर्डिनेट स्ट्रक्चर कहेंगे, मानेंगे। अगर अकेली सबऑर्डिनेट क्लॉज हम लगा दें तो इस स्ट्रक्चर को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज मानेंगे। इसकी एग्जांपल मैं लिखता हूं, मैं कहता हूं when they had gone to work। अगर बच्चों मैं यहां इसको फुल स्टॉप लगा दूं, अब प्लीज सेंटेंस को जरा देखिए। आपके पास बेटे ये है जी when, आप समझ गए कि ये आपके पास एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। फिर बेटे आपने आगे जो लगा रखी है ये है जी आपके पास एक कंप्लीट क्लॉज। दे हैड गॉन, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, ये होगी जी आपके पास क्लॉज। यहाँ आपने इसको रोक दिया, ये आपके पास ऐसा फ्रेगमेंट है जिसको आप सबऑर्डिनेट फ्रेगमेंट कह रहे हैं। मैं एक मर्तबा फिर कह दूं, अलोन सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक अकेली सबऑर्डिनेट क्लॉज आपके पास सबऑर्डिनेट फ्रेगमेंट बना देगी। ये आपके पास एक सबऑर्डिनेट फ्रेगमेंट का स्ट्रक्चर है। इसको ठीक करना हो, इसकी करेक्शन करनी हो तो बच्चों हम इसके आगे, इस क्लॉज के आगे मीन्स यहाँ जहाँ फुल स्टॉप लगाया है कॉमा लगाएंगे और एक क्लॉज और आगे ऐड करेंगे। जब हम इसके बाद बेटे कॉमा लगाकर आगे एक क्लॉज ऐड कर देंगे, अब ये फ्रेगमेंट से निकल जाएगी। अब ये मुकम्मल तौर पे एक सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ when they had gone to work, फिर मैं कह दूँ आगे जी नॉर्मा remained at the tables।
अब देखिए जी, आपके पास आपने एक नई क्लॉज ऐड कर दी। एक मरतबा फिर देख लें जी, हमने इन 3 टाइप ऑफ फ्रेगमेंट्स को वर्ब फ्रेज ऐड किया। हमारा ये वर्ब फ्रेज इसको फ्रेगमेंट से उठाकर सेंटेंस की तरफ ले गया। जब हमने सब ऑर्डिनेट फ्रेगमेंट को डील किया तो सब ऑर्डिनेट फ्रेगमेंट को डील करने पहले तो हमने ये देखा कि सब ऑर्डिनेट फ्रेगमेंट इस स्ट्रक्चर से बनता है कि एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाओ, आगे अकेली क्लॉज लिखी हो। अगर उसको फुल स्टॉप यहाँ दे देंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगी। अगर हम कॉमा के साथ आगे क्लॉज के साथ जाएंगे तो ये इसको फ्रेगमेंट से निकाल कर दोबारा सेंटेंस बना देगी। तो ये मिस्टेक्स आपने होप सो हाईलाइट कर ली। आखिर पे फिर से बात कर दूं कि फ्रेगमेंट इज़ अ मिस्टेक। अगर आपके अपने एग्ज़ाम में आप देखें कि ये फ्रेगमेंट लिखा पड़ा है तो वो उसको गलत करार दे दे, वो सेंटेंस आपके पास गलत है। और आम तौर पे फ्रेगमेंट की मिस्टेक जो आपको दी जाएगी, फ्रेगमेंट की मिस्टेक आपको 4 सेंटेंसेस में से करेक्ट ऑप्शन पिक करने वालों में दी जाएगी, ताकि आप फ्रेगमेंट्स को ड्रॉप करें और जो कंप्लीट सेंटेंस आपके पास आ रहे हैं उनको आप अडॉप्ट करें। लाइक इस तरह के सेंटेंसेस पहले दिए जाएंगे, फिर एक कंप्लीट सेंटेंस भी दे देगा, कहेगा इसमें से मिस्टेक फाइंड करें। सो दीज वर द फ्रेगमेंट्स, these are the fragments, this is how to deal with these। अब हम इसका लास्ट टॉपिक बच्चों डील करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारे पास जिसको कहेंगे जी हम मॉडिफायर्स। हम बेटे मॉडिफायर्स का टॉपिक पढ़ने जाएंगे जी। ये बेटे हमारे पास 3 टाइप्स के मॉडिफायर्स हैं। मॉडिफायर नंबर 1, हमारे पास बेटे कुछ मॉडिफायर्स ऐसे हैं जिनको बच्चों हम कहते हैं मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। कुछ हमारे पास ऐसे मॉडिफायर्स हैं जिनको हमने कहा मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। बेटे कुछ हमारे पास ऐसे मॉडिफायर्स हैं जिनको हमने कहा डैंगलिंग मॉडिफायर्स। कुछ बेटे हमारे पास 3rd टाइप ऑफ मॉडिफायर्स बेटे ऐसे हैं जिनको हमने कहा स्क्विंट मॉडिफायर्स। मैं इनको एक ऑर्डर के साथ, एक तरतीब के साथ आपसे शेयर कर रहा हूँगा। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स, मिसप्लेस्ड, डैंगलिंग और स्क्विंट। याद रहे मॉडिफायर्स का आम तौर पर फंक्शन ये होगा, एक कॉमन सा फंक्शन ये होगा कि मॉडिफायर्स, these modifiers would act like adjectives, or these modifiers will act like adverbs, and most of the times they are linked with some type of noun। अक्सर औकात होगा क्या, जिन मॉडिफायर्स को बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये मॉडिफायर्स अपने इस नाउन के साथ प्रॉपर लिंक कायम नहीं कर पा रहे होंगे, ये इस नाउन को प्रॉपरली मॉडिफाई नहीं कर पा रहे होंगे, इस नाउन के साथ प्रॉपर डिफाइन नहीं हो पा रहे होंगे, इसलिए हम इनकी ये मिस्टेक्स बनाएंगे। लेट्स डिस्कस फर्स्ट मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। पहले हम मिसप्लेस्ड को देखेंगे। बेटे मिसप्लेस्ड में हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि ये मॉडिफायर्स नॉर्मली ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने नाउन से लिंक होना है। तो मिसप्लेस्ड ऐसे मॉडिफायर्स होंगे जो अपने नाउन, जो जिसको रियल में वो क्वालिफाई करते हैं, उस नाउन की बजाय कहीं और एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उनकी प्लेस गलत की गई होगी, उस प्लेस को ठीक करना ज़रूरी होगा। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ जी। मैं कहता हूँ जी, दे सेंट a message to the general फिर जी मैं आगे लिखता हूँ which was
इम्पोर्टेंट। पहली बात जो हमें यहाँ समझना है, ये जी हमारे पास जनरल जो है आप सारे बच्चों अच्छे से समझते हैं, ये आपके पास पर्सनल नाउन है। इस जनरल के बाद जो आप आगे रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे हैं विच, ये वैसे भी गलत हो जाएगा जी। हाँ, अगर मैं इस विच की जगह पर इसको दैट कर दूं, क्या अब ये ठीक हो जाएगा? क्योंकि दैट का ऑप्शन भी तो है और दैट दोनों के साथ लग सकता है, हमारे पर्सनल नाउन के साथ भी लग सकता है, इम्पर्सनल नाउन के साथ भी लग सकता है। अगर मैं कहूँ दैट वाज इम्पोर्टेंट, अब आप लास्ट के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि क्या जनरल साहिब इम्पोर्टेंट थे? तो यहाँ सेंटेंस का स्कोप बता रहा है कि जनरल इम्पोर्टेंट नहीं, एक्चुअली जो मैसेज सेंड किया गया है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हमने क्या कहा कि ये मिसप्लेस्ड है, हमने ये कहा कि ये स्ट्रक्चर जो एंड पर रिलेटिव क्लॉज का है, ये अपने ओरिजिनल नाउन के साथ नहीं है। इस रिलेटिव क्लॉज को जनरल के साथ होने की बजाय इस रिलेटिव क्लॉज का लिंक होना चाहिए था उसूली तौर पर मैसेज के साथ। ये यहाँ मैसेज के साथ होती तो फिर बड़ा सिंपल सा फैक्ट बनता और वो ये होता कि हम कहते जी इसने वाकई अपने नाउन को क्वालिफाई किया है। अब इसको प्लीज़ रीफ्रेज करके देखिए, आप कहते हैं दे सेंट अ मैसेज दैट वाज इम्पोर्टेंट टू द जनरल। अब एक बात यहाँ समझे, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको ये रिलेटिव क्लॉज इस जगह लानी है, आपको इस जगह लिखनी है, इसको इस जगह ला कर रखना है। अब एक और क्वेश्चन आएगा, दे सेंट अ मैसेज टू अ मैसेज दैट वाज इम्पोर्टेंट टू द जनरल। अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर यूं हो तो अब क्या इसको ऐसे कबूल कर लेंगे? अगर आप थोड़ा ऑब्जर्वेंट हैं तो आप देखें कि जब आप इस पूरी रिलेटिव क्लॉज को उठाकर इस मैसेज के बाद यहाँ लिखते हैं तो एक स्ट्रेंज सा एक्सप्रेशन दे रही है। इसकी बजाय अब हम वापस जाते हैं, हमने कभी वर्डीनेस पढ़ी थी। वर्डीनेस क्या थी कि जो पूरी क्लॉज है, ज़रूरी तो नहीं क्लॉज ला रहे हैं, अगर वो क्लॉज ऑकवर्ड लग रही है तो उसको वन वर्ड स्क्वीज कर लें। तो दैट वाज इम्पोर्टेंट की बजाय अगर मैं यूं कह दूं दे सेंट एन इम्पोर्टेंट मैसेज टू द जनरल, तो ये इम्पोर्टेंट जो वर्ड एंड पर कहीं जा रहा है अपने नाउन के साथ मिलकर इसे ठीक कर लेगा। तो बेटे ये लास्ट पे जो गलती है हमारे पास वह इस पूरी क्लॉज में है, जहां हम दैट वाज इम्पोर्टेंट को मिसप्लेस कर गए, उसकी जगह गलत कर गए, उसके ओरिजिनल नाउन के साथ हमने नहीं लिखा। एक छोटा सा सेंटेंस और लिखते हैं जिससे आप इस मिसप्लेस्ड को मज़ीद क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेंगे। हम कहते हैं I bought an egg from the bazaar. I bought an egg from the bazaar. Which was rotten. I bought an egg from the bazaar which was rotten. अब हमने क्या किया जी, ये जो क्लॉज है हमारे पास बच्चों रिलेटिव क्लॉज आ रही है which was rotten, इसको प्लीज़ इसको फौरी तौर पर देखिए कहीं ये मिसप्लेस तो नहीं हुई पड़ी। हमारे पास इससे पहले जो बेटे नाउन गुजर रहा है वो बाजार है। क्या बाजार रोटन था? तो सेंटेंस की लॉजिक बताती है कि बाजार वॉज नॉट रोटन। व्हाट वॉज रोटन? द एग वॉज रोटन। तो एक्चुअली ये जो पूरी क्लॉज है इसको इस एग के साथ होना चाहिए,
इस एग के यहाँ कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर आप पूरी क्लॉज उठाकर कहीं बीच में घुसाते हैं तो सेंटेंस बनेगा आई बॉट एन एग विच वॉज रॉटन फ्रॉम द बाजार। लेकिन वंस अगेन अगर पूरी क्लॉज ऑकवर्डनेस की तरफ जा रही है तो हम करेंगे क्या, हम उसको वन वर्ड स्क्वीज करने की तरफ जाएंगे। तो सेंटेंस बेटर सेंटेंस ये होगा आई बॉट अ रॉटन एग फ्रॉम द बाजार। दिस वॉज मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। अब बच्चों हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे जी डैंगलिंग मॉडिफायर्स। डैंगलिंग मॉडिफायर्स कुछ अब जी डैंगलिंग मॉडिफायर्स क्या होंगे। मैंने पहले कहा था मॉडिफायर्स का प्रॉब्लम अपने नाउन के साथ इररिलेवेंट हो जाना है। जिस नाउन से उन्होंने लिंक करना हो, जिस नाउन के साथ उन्होंने लिंक बनाना हो, उस नाउन के साथ आई एम सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई स्पेलिंग की। तो जिस नाउन के साथ लिंक बनाना हो वो नाउन मिस हो जाता है। डैंगलिंग में क्या होता है, इसको आप यूं समझ लें कि डैंगलिंग बेचारा ऐसा पार्टिसिपल बन जाता है, ऐसी फ्रेज, ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता है जो बेचारा अपने किसी वारिस के, अपने किसी सपोर्ट और सहारा के बगैर होता है। मैं उसकी आपको पहले तो डैंगलिंग मॉडिफायर्स में आपको आम तौर पर 3 किस्म के स्ट्रक्चर्स से वास्ता रहेगा। उन तीनों को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा जी आप लोग। बेटे आम तौर पर आपके पास ये डैंगलिंग मॉडिफायर्स में 2+ फर्स्ट फॉर्म आएगी, जिनको आप पहले फ्रैगमेंट्स में भी पढ़ आए हैं। अब यहाँ से आप इनकी इम्पोर्टेंस का खुद अंदाज़ा लगा लें कि हर जगह इनका कोई ना कोई रफड़ डला है हमारे गले में। बेटे ING और बेटे इसके साथ साथ ED स्ट्रक्चर। मैंने वहाँ वादा किया था कि मैं ED को वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। हम ED स्ट्रक्चर को फ्रैगमेंट भी नहीं बनने देना, हमने उसको डैंगलिंग भी नहीं बनने देना। उसको हमने कैसे संभालना है, ये बेटे हमारे पास डैंगलिंग हो सकते हैं। असल में होगा क्या, और याद रखिए आम तौर पर बच्चों इनका जो हम नाम रखते हैं, तो बच्चों इनका हम नाम रखते हैं These expressions are commonly called participles. These expressions are normally termed as participles. मैं थोड़ा सा इनके नामी इसमें ग्रामी गिनवा दूं। इसको कहते हैं इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसको कहते हैं बच्चों पास्ट पार्टिसिपल। ये बुनियादी तौर पे पार्टिसिपल्स होते हैं। सच पूछें तो असल में ये क्या थे, असल में ये एक पूरी क्लॉज थे। होता ये है बच्चों इनके साथ कि इनमें जब हम इनको लिखते हैं हम 3 चीज़ें इनकी ड्रॉप कर देते हैं। जब हम पार्टिसिपल्स लिखने की कोशिश करते हैं, हम जब इनको डैंगलिंग हमसे ये हो जाते हैं तो 3 चीज़ें हमसे गलत हो जाती हैं। हम इसकी 3 चीज़ें इसकी पूरी क्लॉज से निकाल बाहर करते हैं। उसमें नंबर 1, एक बेटे हम इसका सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन इस वाले पोर्शन से निकाल देते हैं। इसका सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन इसके पोर्शन से जी हम निकाल देते हैं। सेकंड बेटे इसके पोर्शन से हम इसका सब्जेक्ट निकाल देते हैं। और थर्ड बच्चों ये होता है कि हम इसके पोर्शन से कॉमनली एक हेल्पिंग वर्ब टाइप स्ट्रक्चर को हम निकाल देते हैं। जब हम ये 3 चीज़ें इससे बेसिकली ये क्लॉजेस थी, जब हम ये 3 चीज़ें इसमें से ख़त्म कर देते हैं तब जाकर के ये पार्टिसिपल बनता है, तब इसको शिकवे होते हैं और ये सेंटेंस गलत होने की तरफ चल देता है। ये कैसे गलत हो जाता है? अब देखें, आपने देखा कि इनके पास सब्जेक्ट मौजूद था,
सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मौजूद था और हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद था। मैं आपके सामने इनकी एग्जांपल लिखना चाहता हूं जी। व्हेन ही वॉज टू go to the station, he found no one या nothing there। हमने क्या बोला जी? हम कह रहे हैं when he was to go to the station। अब अगर हम कह रहे हैं हमने इसमें से सब ऑर्डिनेट स्क्वीज कर दिया, हमने इसका बेटे सब्जेक्ट भी निकाल दिया, हमने इसका हेल्पिंग वर्ब टाइप स्ट्रक्चर भी निकाल दिया। जब हम इसकी ये तीन चीज़ें इसमें से ख़त्म कर दें तो हमारे पास जो बाकी स्ट्रक्चर बचा, ये तीन चीज़ें पहले ख़त्म की, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन निकाल दिया। दूसरा जी हमने इसमें से सब्जेक्ट निकाल दिया। तीसरा जी हमने इसमें से बेटे एक इसका ये हेल्पिंग वर्ब टाइप स्ट्रक्चर निकाल दिया। अब जो हमारे पास बचा वो ये स्ट्रक्चर बच गया, ये वाला हमारे पास बचा इन्फिनिटिव पार्टिसिपल स्ट्रक्चर। जब जी तो बेटे मैं अर्ज कर रहा था, हमने क्या किया, पार्टिसिपल्स में से इन तीन चीज़ों को जब हम ड्रॉप करते हैं तो ये पार्टिसिपल्स बेचारे बच जाते हैं। बुनियादी तौर पर बेसिकली दे हैव द फोर्स ऑफ अ कंप्लीट क्लॉज। आई डू मीन बाय दिस इज they must have a subject and a verb with them. They must have their subject, a subject of their own. उनका अपना सब्जेक्ट उनके पास होना चाहिए क्योंकि उनके पास पूरी क्लॉज की फोर्स मौजूद है। लेकिन जब हम उसका सब्जेक्ट ड्रॉप कर देते हैं, अब ये बेचारे डैंगलिंग हो गए जी। अब इनका कोई आबाओ अजदाद ना रहा, अब इनका कोई वाली वारिस ना रहा, अब ये डिपेंडेंट हो गए जो नेक्स्ट क्लॉज है उसके सब्जेक्ट पर। अगर तो इस एक्शन, ये जो हमारे पास टू गो है, अगर तो बेटे इस एक्शन का सब्जेक्ट यानी एक्शन डूअर या एक्शन रिसीवर ये वाला सब्जेक्ट हुआ, सादा लफ्जों में अगर तो अगली क्लॉज अपने सब्जेक्ट को लॉजिकली इसके साथ रखते हुए इसका सब्जेक्ट भी ले सके तो ये डैंगलिंग नहीं होते। अगर अगली क्लॉज इसका सब्जेक्ट इसको ना दे, वो सिर्फ उसके साथ लिमिटेड होके रह जाए, तो फिर बच्चों ये बेचारे डैंगलिंग हो जाते हैं। मैं आपके सामने इसकी एक एग्जांपल आईएनजी की लिखना चाहूँगा। ये आपके पास डैंगलिंग नहीं है क्योंकि ये जो टू गो एक्टिविटी है इसका सब्जेक्ट ही हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, मैं कहूँ जी रनिंग ऑन द रोड, रनिंग ऑन द रोड कॉमा, फिर मैं कहूँ आगे जाके इट स्टार्टेड रेनिंग, या हम कहते हैं द रेन स्टार्टेड। द रेन स्टार्टेड। आप प्लीज देखिए, आपने कहा जी आपने इस बेचारे के ये तीन चीजें निकाल दी, आपने इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बेचारा डिपेंडेंट होके ठहरा है अगली क्लॉज के सब्जेक्ट के साथ, और बच्चों अगली क्लॉज का सब्जेक्ट है आपके पास द रेन। क्वेश्चन ये होता है, क्या ये द रेन जो है रनिंग का एक्शन परफॉर्म कर सकती है? जब ये रेन ये रनिंग का एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, अब ये बेचारा डैंगलिंग हो गया जी।
अब ये डैंगलिंग मॉडिफायर हो गया जी। अब इसकी ये स्ट्रक्चर मिस्टेक में चला गया, अब ये फॉल्टी हो गया। और फॉल्टी हुआ क्यों? अगर हमें एरर फाइंड करना पड़ जाए, मिस्टेक हुई कहाँ? इसकी तो कोई मिस्टेक ना थी, ये तो सही चलता रहा। इसकी मिस्टेक हमने तब की जब हमने इसको इसका प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं दिया, तो ये सब्जेक्ट वाली जगह बच्चों हमारे पास मिस्टेकन होगी। इसको करेक्ट करने के वेज क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डैंगलिंग है बेटे, इसके बाद हमारे पास इन के बाद कॉमा आएगा और आगे क्लॉज आएगी। क्लॉज मीन सब्जेक्ट होगा और उसका वर्ब होगा। अगर तो बेटे इस पार्टिसिपल का आप अगली क्लॉज का सब्जेक्ट इसको दे सके तो ये डैंगलिंग नहीं होगा, लेकिन अगर अगली क्लॉज का सब्जेक्ट इसको ना दे सके तो इस सब्जेक्ट को ना दे सकने की वजह से ये बेचारे डैंगलिंग होकर गलत हो जाएंगे। मिस्टेक बेटे उसकी हुई। इस मिस्टेक को ठीक करने के हमारे पास दो वेज हैं। वे नंबर 1 आपके पास ये मेंशन्ड है, ये इसका नेचुरल वे है, ये इसका सिंपलेस्ट वे ये है। या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास अगली क्लॉज है, लाइक ये जो अगली क्लॉज रेन स्टार्टेड है, उसकी बेटे आप वॉइस चेंज कर दें, उसमें आप चेंज ऑफ वॉइस कर दें। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। चेंज ऑफ वॉइस से क्या मुराद है? अगर उस क्लॉज की वॉइस पहले आपके पास बच्चों एक्टिव चल रही है तो आप उसको पैसिव कर दें, पैसिव बना दें। इसको आप यूं कुछ कह सकते हैं, इस तरह कर लें। अगर आपके पास उस नेक्स्ट क्लॉज की, इस अगली क्लॉज की जिसका सब्जेक्ट प्रॉब्लम कर रहा है इसके साथ, जैसे यहाँ रेन ने प्रॉब्लम किया, तो अगर आपके पास वो क्लॉज एक्टिव में है तो उसकी पैसिव बना दें तो भी मसला हल हो सकता है। इसका नेचुरल वे बहरहाल जी ये है। ये दो वेज होंगे जिनके साथ हम इसकी बच्चों रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, इसकी मिस्टेक दूर कर सकते हैं। मसलन रनिंग ऑन द रोड, कौन दौड़ रहा था? बंदा दौड़ रहा था, पर्सन दौड़ रहा था। हम इसको सिंपली क्या करेंगे? हम इस रनिंग ऑन द रोड को सबसे पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन देंगे और वो होगा वॉयल ही। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आया, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब लगाइए जी, ही वॉज। अब जी आ गया हमारे पास रनिंग ऑन द रोड। The rain started. अब बेटे आपके पास ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया जी। ऐसे बेटे आपके पास सेंटेंस आ गया, गोइंग टू द मूवीज, गोइंग टू द थिएटर, comma, a car struck him ज़रा एक्शन देखिए। एक्शन ये है जी कि आप माशाल्लाह मूवी देखने के लिए थिएटर जा रहे हैं, एक्टिविटी ये है। अब आपने कहा जी ये डैंगलिंग कर दिया आपने, ये 3 चीज़ें इसे नहीं दी बेचारे को। अब ये आपके पास ए कार इस अगली क्लॉज का सब्जेक्ट है। इसको ज़रा गौर से देखें, ए कार स्ट्रक हिम, बच्चों आपके पास जो वॉइस चल रही है वो एक्टिव वॉइस है। अब ये ए कार थिएटर नहीं जा रही, this activity is not done by this car। तो कार थिएटर नहीं जा रही थी, पर्सन थिएटर जा रहा था। हमने इसकी वॉइस एक्टिव रखी हुई। मैंने कहा आपके पास दूसरा ऑप्शन ये वॉइस चेंज कर दें। अगर अगली क्लॉज की बेटे आपके पास वॉइस एक्टिव है तो उसको पैसिव बना दें। अगर अगली क्लॉज की वॉइस आपके पास पैसिव है उसको एक्टिव बना दें। इस सेंटेंस को आप एक और तरह से लिख सकते हैं, बीटा ऑप्शन बनाकर।
जब बच्चों आप इसका बीटा ऑप्शन बनाते हैं तो आप कहते हैं ही वॉज स्ट्रक बाय अ कार। लो जी, अब आपका सेंटेंस ठीक है, क्योंकि सिनेमा थिएटर जाने का काम ये पर्सन कर रहा है। अब आपका ये सब्जेक्ट ठीक है, अब आपके पास ये डैंगलिंग नहीं है। सो मैं होप रखूं कि आपने मिसप्लेस्ड और डैंगलिंग मॉडिफायर्स अंडरस्टैंड किए, आपको ये समझ आई। अब बेटे एक बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक जो स्क्विंट मॉडिफायर करता है, हम स्क्विंट मॉडिफायर को डिस्कस करते हैं जी, जो हमारे पास थर्ड और स्मॉलर टाइप है जी इनकी। वी आर गोइंग टू डिस्कस स्क्विंट मॉडिफायर्स। बेटे स्क्विंट क्या होता है? स्क्विंट बेसिकली ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनको बेटे आम तौर पर मिसप्लेस्ड कर दिया जाता है। उनको मिसप्लेस करने की वजह से उनका मीनिंग अजीबो गरीब सा हो जाता है। लाइक मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, मैरिइंग ऑफन changes the fortune अब आपके पास बच्चों ये जो एडवर्ब लगा है ना जी, ऑफन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये ऑफन बच्चों आपके मैरिइंग को भी क्वालिफाई कर सकता है, इसके साथ भी नथी हो सकता है, चेंजेस को भी क्वालिफाई कर सकता है। ऐसे वाला एडवर्ब जिसका रोल डिटरमिन्ड ना हो पा सकता हो उसको आप स्क्विंट मॉडिफायर कहते हैं। अब इसका मीनिंग अगर हम ये करें, मैरिइंग ऑफन चेंजेस द फॉर्चून, इसका मतलब ये है कि अक्सर शादी करना, अक्सर ज्यादा शादी करना, अक्सर शादी करना नसीब बदल देता है। अगर हम कहें मैरिइंग ऑफन चेंजेस द फॉर्चून, इसका मतलब ये है कि भाई शादी करना ना अक्सर औकात नसीब बदल देता है। ज्यादा शादी करने से नसीब बदल जाता है या शादी करने से अक्सर नसीब बदल जाता है, दो ही मीनिंग आ रहे हैं। अगर ऑफन को मैरिइंग से जोड़ें, इसका मीनिंग होगा ज्यादा शादियां करना। अगर इस ऑफन को चेंजेस से जोड़े तो इसका मतलब होगा अक्सर औकात तब्दील कर देना। तो ऑफन का जो मीनिंग है वो डिटरमिन नहीं हो रहा। इस मीनिंग को डिटरमिन करने के लिए हमें इसको, ऑफन को किसी जगह प्लेस करना है। हम इसको कह सकते हैं ऑफन इट changes, often marriage changes the fortune। ये वाले फोकसिंग होते हैं बच्चे। अब इस ऑफन ने फोकस कर दिया मैरिज को, हम अब इसको इजीली कह सकते हैं कि भाई अक्सर औकात शादी करना नसीब बदल देता है। सो बच्चों हमने आज दो टॉपिक्स डील किए। फ्रैगमेंट पढ़ा हमने, फ्रैगमेंट 5 टाइप्स के हैं, इंतहाई टिपिकल क्वेश्चन है, इंतहाई टिपिकल किस्म की मिस्टेक है, इसको अंडरस्टैंड करना था। फिर बच्चों हमने देखा हमारे पास मॉडिफायर्स 3 किस्म के हैं। इन 3 किस्म के मॉडिफायर्स में हमने पहले मिसप्लेस्ड देखा, तीनों का ताल्लुक कहीं ना कहीं नाउन से होगा। तो बेटे आपने मिसप्लेस्ड में देखा कि आपका मॉडिफायर का स्ट्रक्चर मिसप्लेस्ड में नाउन से कहीं दूर ठहरा हुआ। फिर आपने डैंगलिंग में देखे जो बड़ी मिस्टेक्स हैं, वो ये है कि आपने डैंगलिंग में उन बेचारों को डैंगलिंग बनाया हुआ है।
आपने उनको लटका रखा। डेंगले का माना मुअल्लक, लटका हुआ, कहीं अलग थलग, आपने उसको खुद डिटैच किया हुआ है। डिटैच किया है तो करेक्शन का वे यही है कि या तो नेचुरल वे में आ जाएं, या फिर ये है कि दूसरा ऑप्शन अगर यूज़ कर सकते हो तो वाइस का यूज़ कर लें, जो मैंने आपके सामने लिखा। एंड थर्ड एंड लास्ट वन स्क्विंट का था। ये बहुत बहुत बारीक मान्यूट सी मिस्टेक होती है, इसको आपने देखना है। ऐसे वाले जो स्क्विंट एडवर्ब्स हैं बच्चों, इनको हम फोकसिंग एडवर्ब्स भी कहते हैं। ये जिस वर्ड के साथ नथी हो जाएंगे उसी को हाईलाइट करके फोकस कर देंगे सेंटेंस में। मेरी तरफ से आज इतना ही। आपका मिसलिनियस टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वर्ब के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।